हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? अच्छे हो? आज डिफरेंशिएशन का दूसरा लेक्चर जो है अपन को स्टार्ट करना है। और कल जो एक बार पढ़ा था उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल अपने ने क्या पढ़ा था उस पर आ जाते हैं। कल हमने कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको जाना था। सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। तो मैं थोड़ा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डिफरेंशिएशन में हमने जाना फंक्शन के बारे में, ये जैसे फंक्शन है ये सब, तो इनके बारे में जाना। मैं कल का वापस जो नोट्स है जो हमने कल सीखा था उसको रिवाइज कर रहा हूँ एक बार। y बराबर एफ एक्स में x जो होता है इनपुट और y आउटपुट होता है, ये एक फंक्शन कहलाता है। और इसमें मैंने फंक्शन के एग्जांपल्स दिए थे आपको। फिर डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखा कि कोई रेट ऑफ चेंज जो होती है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष, तो इसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और एक इसमें कंडीशन होती है कि जो चेंज है बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज को कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे समझें इस चीज़ को? तो x1 से x2 मान लो कोई x की वैल्यू चेंज हो रहा है, y1 से y2 मान लो कोई चेंज हो रहा है। तो जो चेंज इन x है उसको डेल्टा x से हम डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1। और जो चेंज इन y है डेल्टा y, उसको डिनोट किया जाता है y2 माइनस y1 से। ठीक है, इनको यूज किया जाता है। फिर मैंने एक एग्जांपल भी लिया कि y बराबर एक्स स्क्वायर है, उसमें डेल्टा x निकाला, डेल्टा y निकाला। फिर रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करने के लिए हमने दिखाया कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कर सकते हैं। चेंज बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो जो होता है ये कंडीशन, इससे क्या मिल जाता है अपन को, डिफरेंशिएशन का सिंबल मिल जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखे डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले वाई बराबर एक्स की पावर एन का, इसमें मैंने अलग अलग डिफरेंशिएशन आपको बताए। फिर बताया कि भाई कांस्टेंट अगर कोई क्वांटिटी हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है और डिफरेंशिएशन तो रेट ऑफ चेंज में यूज होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिए जैसे y बराबर साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स वाई साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स का, तो इनके याद करने हमें साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। और दो फंक्शन मैंने लिए, एक लॉग लिया और एक ई की पावर एक्स लिया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, ये याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और काम का फॉर्मूला है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। और y बराबर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ई की पावर एक्स ही होता है, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। हालांकि मैंने कैलकुलस शुरू किया था, कैलकुलस के बारे में बताया कि वही कैलकुलस क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, उन सब बातों के बारे में सीखा था। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। आज हम डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में जो मीनिंग्स है वो सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मीनिंग है डिफरेंशिएशन का वो सीखते हैं हम, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का भौतिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहला जो अर्थ है आज सीखने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो फिजिकल मीनिंग जो होता है डिफरेंशिएशन का वो होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की दर। हिंदी में इसको बोलेंगे परिवर्तन की दर। ये होता है हमारा फिजिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का। इससे क्या मतलब है, जैसे मैंने जब डिफरेंशिएशन की शुरुआत भी की थी तो भी हमने देखा था कि जो y में x के सापेक्ष चेंज होता है वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है y का विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना। तो फिजिकल मीनिंग जो डिफरेंशिएशन का होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। इसको एग्जाम्पल से करके बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको। अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि if volume of a balloon is increasing, if volume of a balloon increasing
एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से अपन को समझ में आएगा कि रेट ऑफ चेंज कैसे। इफ वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग विद ए रेट 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर कोई बैलून का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब की रेट से बढ़ रहा है, या फिर रेडियस को भी ले सकते थे, वैसे चलो इसको लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से अगर किसी बैलून का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देन फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज इन its radius when its radius is 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस में बदलने की दर क्या होगी जब इसकी त्रिज्या जो है किसी गुब्बारे की वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल हमें करना है, ये हमें सवाल ट्राई करना है कि एक गुब्बारे का जो आयतन है वो 2 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो इसके रेडियस में यानी कि इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी जब इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल हमें करना है। देखते हैं आप कोई जो देख रहे हैं हमारा लाइव बता सकते हैं इस आंसर को। 8 बच्चे अपन से जुड़े हुए हैं। हाँ, बच्चे जुड़े हुए हैं, वो एक बार कमेंट में हाई लिख के भेज दें, फिर हम आगे इसे सॉल्व करेंगे। मैं कि आप क्या इस सवाल को कर सकते हो, इसका आंसर बताने की कोशिश करें पहले, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। जितने भी बच्चे देख एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप क्या इस सवाल को कर सकते हो। अगर किसी बैलून का जो वॉल्यूम है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से बढ़ रहा है, तो इसकी रेडियस में जो चेंज होगी, रेट ऑफ चेंज, वो क्या होगी जब इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये सवाल हमें करना है। इस सवाल को करते हैं, देखते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। मान लो जो बैलून है वो एक स्फेयर की तरह है जिसकी रेडियस है कोई r किसी टाइम पे। इस बैलून का जो वॉल्यूम है v वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है बैलून का वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dv/dt। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम है dv/dt, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर। ये दिया रखा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमें जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप पिछले वाले क्वेश्चन में दे सकते हो। और हमें पूछा है कि इसके रेडियस में चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज इन रेडियस क्या होगा, यानी कि dr/dt हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। और स्थिति दे दी कि जब रेडियस जो है इस बैलून की वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये सवाल है, इस सवाल को हमें हल करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन की आपका जो फंडे हैं डिफरेंशिएशन के, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब ये जो टर्म है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के सापेक्ष। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने v बराबर 4/3 पाई r क्यूब को टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया, तो देखो इस साइड आ जाएगा dv/dt, इस साइड तो dv/dt आ जाएगा। अब 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो इसको कुछ नहीं करूंगा। r क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 3r²। अब देखो डिफरेंशिएशन में टाइम के सापेक्ष कर रहा हूं, तो इसके मल्टीप्लाई में मुझे एक बार और रखना पड़ेगा dr/dt को, क्योंकि मैं टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3r², और अब इसके मल्टीप्लाई में भी मुझे dr/dt रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक रूल होता है डिफरेंशिएशन का कि अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष, जैसे मैं अगर r के सापेक्ष, रेडियस के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करता तो सीधा मेरा 3r² ही आता, लेकिन मैं टाइम के सापेक्ष कर रहा हूं तो इसके मल्टीप्लाई में मुझे dr/dt का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नेसेसिटी है, यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ये क्वांटिटी दे रखी है हमें, ये क्वांटिटी पूछी है और ये भी दे रखा है।
तो dv अपॉन dt की जगह मैं लिख देता हूँ 4/3 पाई इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया। अब 4 पाई है, 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई, 9 चौक 36 पाई, इधर आ जाएगा 2/36 यानी कि 1/18 पाई, ये आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो हमारे पास में डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस रेट से आपका रेडियस चेंज हो रहा है, इस रेट से रेडियस चेंज होगा किससे, 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चेक करते हैं। ये रेट ऑफ चेंज इन रेडियस है, रेडियस में परिवर्तन की दर। इस तरह से हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन रेडियस निकालेंगे। हमें वॉल्यूम में जो चेंज ऑफ वॉल्यूम की आयतन में परिवर्तन की दर है वो दे रखी थी, तो इस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे आप फिजिकल मीनिंग को समझ सकते हो, फिजिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन का क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया, और भी अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो अपन डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसे डिस्कस करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ, उसे समझते हैं। तो देखो ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। मान लो ज्यामितीय अर्थ के लिए मुझे एक ग्राफ की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, ये ग्राफ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पे कोई कर्व बनाया मैंने, कोई ग्राफ का कर्व बनाया मैंने। मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट लिया, एक तो लिया पॉइंट मैंने कोई x1, उस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे y एक्सिस पे पॉइंट मिला वो मिला मुझे कोई y1, और एक पॉइंट लिया मैंने कोई x2 यहाँ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिला वो मिला मुझे y2। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं डेल्टा y निकालता हूँ, डेल्टा y, तो वो क्या है मेरा y2 माइनस y1, ये डेल्टा y है, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से मैं y1, तो ये हमारा यहाँ तक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये तो होता है y2 और ये लेंथ होता है y1, तो y2 में से y1 जाएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी लेंथ, डेल्टा y हो जाएगी, यानी कि y2 माइनस y1, ये आपका डेल्टा y हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक x2 लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 लेंथ है, तो ये जो लेंथ है आपकी ये हो जाएगी आपकी डेल्टा x। तो अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, इस ए बी सी ट्राइंगल में जो बी सी है, बी सी तो हमारा कितना हो गया, डेल्टा y हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, y2 माइनस y1 हो गई, और ए सी जो है ये हमारा हो गया डेल्टा x, जिसकी वैल्यू हो गई x2 माइनस x1। यहाँ तक आपको समझ में आई बात। BC देखो, इस ट्राइंगल में जाना है आपको, ABC जो ट्राइंगल बनाया मैंने कोई जनरल कर्व लिया। हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है, डिफरेंशिएशन का अवकलन का ज्यामितीय अर्थ समझना है। तो मैंने एक ट्राइंगल लिया, उस ट्राइंगल पे एक मैंने कर्व लिया, ये जैसे कोई कर्व है x और y के बीच में, ये कर्व कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये y बराबर x का कर्व हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर का कर्व हो सकता है, y बराबर साइन x का कर्व हो सकता है, किसी भी तरह के फंक्शन का कर्व हो सकता है। कर्व क्या होता है, दो जो वेरिएबल्स होते हैं x और y, उनके बीच बनाया गया ग्राफ। जैसे ग्राफ्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, और ग्राफ्स में मैंने आपको स्लोप के बारे में भी बताया था, तो उस चीज को भी अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो BC की वैल्यू तो कितनी होगी, डेल्टा y हो गई, और AC की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा x हो गई। अगर मैं इसे थीटा लेता हूं, अगर ये एंगल कोई थीटा लूं, ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं यहाँ पे एक जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल ABC बन रहा है, मैं इसको अलग से बना लेता हूँ ट्राइंगल ABC को।
ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर ये थीटा लूँ मैं तो ये आपका डेल्टा वाई है और ये आपका डेल्टा एक्स है। यहाँ से जो टेन थीटा आ जाता है हमारा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा आएगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये टेन थीटा आ गया इस केस में आया। अब अगर मैं मान लो इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ तो ये थीटा और ये थीटा देखो सेम होना चाहिए। ये थीटा और ये थीटा क्या होएगा, सेम होएगा। तो अगर मैं अगर आप इसको और ज़्यादा गहराई से समझना चाहो, अगर मैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ले जाऊँ, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स, जो दो एक्स है हमारे, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा छोटा कर रहा हूँ, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को आपस में बहुत ज़्यादा करीब में लेके आ रहा हूँ। और इससे देखो डेल्टा एक्स को जब बहुत ज़्यादा पास में लेके आओगे, यानी कि x1 और x2 की वैल्यू को करीब लेके आ जाओगे, यानी कि a और c क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो उस वजह से b और c है वो भी क्या हो जाएंगे, अपने एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। उस स्थिति में जो एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी यहाँ पे, ये दोनों अगर पास में आते हैं और ये दोनों पास में आते हैं, तो जो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा आपको मिलेगा जो क्या दिखा रहा होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को दिखा रहा होगा, डी वाई और डी एक्स को दिखा रहा होगा। मैं इसको यहाँ से, ये जो छोटा सा टुकड़ा बनेगा हमारा, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ डी वाई, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल के लिए। और यहाँ पे जो छोटा सा टुकड़ा होगा हमारा एक्स एक्सिस पे, उसको नाम दे दिया मैंने कोई डी एक्स। ये हो गया हमारा डी एक्स। अब देखो यहाँ पे जो छोटा सा ट्राइंगल बनेगा उसको मैं बड़ा विजुलाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा स्मॉल सा ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल को मैं बड़ा थोड़ा ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ। उस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा वो तो हो जाएगा डी वाई, और जो बेस होगा वो हो जाएगा डी एक्स। जो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होगा वो तो हो जाएगा डी वाई और बेस होगा डी एक्स, और यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। वापस दोबारा देखें तो ये जो थीटा होगा, यहाँ पे अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो लगाए तो यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, मैं येलो इंक ले लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी उस छोटे से ट्राइंगल के टेन थीटा के बराबर। ये आएगा छोटा सा जो ट्राइंगल बना उसके टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो मैं टेंजेंट खींचता हूँ, अगर स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो ये स्पर्श रेखा इस एक्स एक्सिस के साथ फिर एक कोई थीटा एंगल बनाएगी। यहाँ पे जो ये छोटा सा ट्राइंगल बनाया हमने, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में जो टेन थीटा है, ये थीटा है, इसका जो टेन थीटा है और इस टेंजेंट का जो थीटा है जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखो ये जो टेन थीटा है, यही क्या होता है, आपके लाइन का स्लोप होता है। लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। तो ये टेन थीटा क्या है, आपका स्लोप ऑफ ए लाइन। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लाइन है, ये जो टेंजेंट हमने येलो लाइन से ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस के साथ तो थीटा एंगल बनाता है, उस थीटा का जो टेन होता है वही क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जो स्पर्श रेखा हिंदी में इसको बोलते हैं, जो किसी कर्व को स्पर्श करते हुए गुजरती है, उस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है, आपका टेन थीटा है। तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे, देखो कंक्लूजन को मेरे ध्यान से सुनना, बायो वाले जो बच्चे हैं उनको डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो स्लोप वगैरह उनके काफ़ी आता है, तो इस चीज़ को डाइजेस्ट आसानी से कर सकते हैं। पर आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वर्ड्स जो है आपको बहुत काम आएंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही क्या होगा, उस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा। तो अवकलन क्या है, कर्व के किसी भी कर्व, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका कर्व हो सकता है, उसका कर्व का किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या कहलाता है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहलाता है। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे कि डिफरेंशिएशन इज
डिफरेंशिएशन is slope of a tangent drawn on a curve at a point तो किसी एक पॉइंट के पर किसी कर्व का स्लोप जो ड्रॉ किया जाता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है? उसका डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल अवकलन कहलाती है। हिंदी में इसको बोलेंगे वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर इस स्टेटमेंट को आप लिख लोगे, उस बिंदु पर वक्र के अवकलन को दर्शाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल उस बिंदु पर वक्र के अवकलन को दर्शाती है। ये डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ और एग्जाम्पल लूंगा, जैसे मैं y बराबर एक्स स्क्वायर है, एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर एक्स स्क्वायर की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, आप ग्राफ वाला जो लेक्चर अगर आपने अटेंड किया हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस तरह से y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। अब देखो x बराबर 0 पे मैं अगर यहाँ पे कोई स्लोप बनाता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, मैं अलग कलर का ले लेता हूँ, मैं अगर मान लो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे x बराबर 0 पे, तो ये टेंजेंट क्या आएगा? ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगा। एट x बराबर 0 अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट क्या होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो x एक्सिस के अगर कोई रेखा पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो उसका स्लोप 0 पाया जाता है। मैं अगर x बराबर 0 पे इस कर्व का स्लोप बनाऊं तो स्लोप क्या आएगा? वो 0 आएगा। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है? कोई लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो ये चीज मैं ज्योमेट्रिकली यहाँ पे समझ पा रहा हूँ। इस चीज को मैं अगर डिफरेंशिएशन से करूँ, जैसे मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँ dy/dx, तो ये आएगा 2x, और मैं एट x बराबर 0 पर अगर इसका अवकलन पता लगाऊं तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0, यानी कि कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो है मैंने पूरा जो आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो यूज किया, तब यहाँ पे dy/dx 0 आया। और यहाँ पे मैंने ये स्लोप 0 कैसे लिया? यहाँ पे स्लोप 0 लेने के लिए क्या किया हमने? जो इसका डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है हमने उसका यूज किया। तो ये डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग होते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज, एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए कर्व। किसी वक्र का स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर, वो क्या वो तो होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय अर्थ। और भौतिक अर्थ क्या होता है? भौतिक अर्थ होता है आपका क्या? रेट ऑफ चेंज किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष। तो ये दोनों बातें आपको डिफरेंशिएशन के बारे में ध्यान में रखनी है। तो आज का लेक्चर में मैं इतना ही रखूंगा आप, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन के बारे में आप सोचें, इस पोर्शन के बारे में और ज्यादा विचार करें इसके बाद में, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर क्लियर है तो आगे फिर मुझे और ज्यादा समझाने में आपको आसानी रहेगी। तो आगे वाला पोर्शन जो है डिफरेंशिएशन का मैं वो नहीं ले रहा, उसमें काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स होंगे। मैं डिफरेंशिएशन का जो थ्योरेटिकल मीनिंग है वो आपको एक समझाना चाहता हूँ। आपको एक फील होनी चाहिए डिफरेंशिएशन की। हालांकि डिफरेंशिएशन का जो यूज है फिजिक्स में
वो केवल फॉर्मूला बेसिस पे, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप डिफरेंशिएशन को सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में या डेरिवेशंस को समझने में। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में चल रहा हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे टीचर्स केवल फॉर्मूला ही बताते हैं और उससे ही वो डिफरेंशिएशन खत्म कर देते हैं, पर नहीं, मैं डिफरेंशिएशन को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएशन का जब भी कभी यूज करें न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में तो आपको कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है डिफरेंशिएशन के जानने। तो आज के लेक्चर में मैं केवल इन दोनों टॉपिक को ही डिस्कस करूंगा, यहीं तक मैं अपनी बातचीत को रखूंगा। और जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइव, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने डाउट्स भी बताएं। अगर कोई आपको डाउट है तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा। तो आज अपन इस वीडियो लेक्चर